नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो इंडियन आर्मी में हवलदार की बहुत बेहतरीन पद आपके आए हैं और बहुत ही बेहतरीन जॉब है अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि इससे पहले कुछ लोग कह रहे हैं सर इसका प्रीवियस पेपर या कुछ मिल सकता है। बच्चा, ये जो साइबर का पार्ट है ना, ये फर्स्ट टाइम आपके आर्मी में आया है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें आती रहती हैं, लेकिन आर्मी में ये हवलदार आईटी साइबर का जो पार्ट है ये फर्स्ट टाइम आया है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे हमें पढ़ना है, ये सब कुछ आपको परीक्षा प्लस टीम के द्वारा बहुत अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें आपके बीए वाले भी भर सकते हैं, बीएससी वाले भी भर सकते हैं, एमसीए, बीटेक, ये सभी भर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो डिटेल लास्ट तक वीडियो देखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जो चैनल पे बच्चे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बाकी जिन्हें भी इसकी तैयारी करना है, बेस्ट वे से तैयारी कराई जाएगी। और आपको कंप्यूटर संभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स का संभाग मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, और बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर की क्लासेस ऑलरेडी मैं बीपीएससी टीचर में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप उस कंटेंट को देख सकते हैं और ऑलमोस्ट वैसी प्रकार के कंटेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो जिन्हें भी बीएससी वाले हैं उनके लिए तो भाई बोनस भी है, बीसीए वाले जो हैं उनके लिए बोनस भी है। इंडियन आर्मी में इस आईटी साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस का हम चला रहे हैं एजुकेशन में 70% ऑफ। अभी ये हम लोग लॉन्च किए हैं, तो हमारी जब भी लॉन्च होती है बैच तो उसमें ऑफर दिया जाता है और 70% ऑफ है। मात्र 1499 रुपए में आपका 5000 का बैच है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही बड़ा है। इसमें कंप्यूटर भी है, इसमें आपके मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहां पर, बाकी आपको क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड में मिलेंगी, नोट्स आपको मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेगा और टिल एग्जामिनेशन तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी हम बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं साइबर वाले पर, आईटी और साइबर के बारे में सिर्फ बता रहे हैं इस वीडियो में। अलग अलग पोस्ट के अलग अलग वीडियो आपको बता दी जाएगी। यहां पर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी में, तो सबसे पहले एज की बात आती है। तो एज का एक फैक्टर है कि 20 से 25 साल आपको यहां पर एज है, और 1 अक्टूबर 2025 में इसका 1 अक्टूबर 2025 तक, एज ऑन 1 अक्टूबर 2025 तक का मतलब रखा गया है कि आपका 1 अक्टूबर 2025 तक 20 से 25 साल के बीच में आपको होना चाहिए। कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 2000 टू 1 अक्टूबर 2005 बोथ डे इंक्लूजन, ठीक है। यह ध्यान रखना है, कोई भी किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन एज में आपको यहां पर नहीं दिया जाता है, इसको यह ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट टू प्रोड्यूस बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास मार्कशीट ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट चेक एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट रैली। जब रिक्रूटमेंट रैली होगी आपकी, उस समय आपको अपने डीओबी के लिए 10th का मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट आपको शो कराना होगा। और सिर्फ अनमैरिड मेल ही इसे भर सकते हैं, इंडियन सिटीजन जिसका हो वही इसमें एलिजिबल है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि हमें एजुकेशन क्या चाहिए। एलिजिबिलिटी तो समझ में आ गई, अब हमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि कितने क्वालिफाइड पर्सन इसे भर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पर ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे क्वेरी आपको रह जाते हैं इस फील्ड से रिलेटेड। तो यहां आईटी और साइबर के लिए मैं कह रहा हूं कि इसमें 2 प्रायोरिटी दिया गया है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे एमटेक भी आता है, एमएससी भी आता है ना, और आपका एमसीए भी आता है। तो आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स। अब यहां स्लैश लगा, इसका मतलब या तो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, दोनों में से किसी में एक में होगा, काम चल जाएगा। आपके जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किस फील्ड में होना चाहिए, यहां पर 2 प्रायोरिटी दी गई है, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है। आप अगर बीएससी या एमएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से हैं तो आप एलिजिबल हैं। बीएससी एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, सिक्योरिटी अलग होता है, आईटी अलग होता है, ज्यादातर आईटी मिलता है। बीएससी एमएससी आईटी करते हो ना, सिक्योरिटी वाले ज्यादा कोर्स अलग अलग यूनिवर्सिटी में होते,
हर जगह नहीं मिलता, लेकिन बीएससी आईटी चाहे एमएससी आईटी कॉमन है। बीएससी एमएससी साइबर सिक्योरिटी, ये नया कोर्स है, ये मैक्सिमम जगह आज भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी है। बीएससी एमएससी साइबर फॉरेंसिक है। बीएससी एमएससी क्रिप्टोलॉजी है, बेसिकली ये क्रिप्टोग्राफी से है, इंक्रिप्शन इसमें पढ़ाए जाते हैं। बीएससी एमएससी या बीटेक कंप्यूटर साइंस। अब यहां पर बीटेक अदर ब्रांच के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, बीएससी एमएससी या बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आपका ब्रांच। बीसीए वाले तो एलिजिबल है ही हैं। एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन जिनका होगा, और वो बोला ही जाता है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उसमें दूसरा कुछ होता ही नहीं है एमसीए में, तो एमसीए वाले भी एलिजिबल हैं। प्लस बीएससी डेटा एनालिटिक्स, बीएससी डेटा साइंस, बीएससी एमएससी एआई और मशीन लर्निंग अगर आपका है, या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है। इक्विवेलेंट में इसका मतलब यह नहीं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को हम इक्विवेलेंट करार दे देंगे, नहीं। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस हो गया तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आईटी, सीएस एंड आईटी इक्विवेलेंट होता है, तो बीटेक सीएस और आईटी हो जाएगा। एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड भी कई सारे इक्विवेलेंट डिग्रियां होती हैं, रोबोटिक्स होता है, एआई रोबोटिक्स होता है, ठीक है। ये सब जो पार्ट हैं वो आप हो इनके इक्विवेलेंसी अगर कोई डिग्री है तो वो भी आपका चलेगा, ठीक है। डिग्री अगर आपने कोई भी डिग्री ले रखा है एआई में या मशीन लर्निंग में, इस प्रकार की चीजें। इसके बाद से सेकेंड प्रायोरिटी की बात किया जाए तो यहां पर बीए एमए बीएससी, मतलब बीए हो, यहां पर देखो बीए आर्ट्स वाले नहीं है, बीए एमए बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स से है अगर उनका, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बीए में उनका 3 साल मैथमेटिक्स होता है, बाकी सब्जेक्ट वो पढ़ते रहते हैं लेकिन मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट रहता है, तो वो भी एलिजिबल है। मास्टर अगर मैथमेटिक्स से कर लिए हैं तो जनरल मैथमेटिक्स होता है, और जो बीएससी एमएससी वाले मैथमेटिक्स करते हैं वो अलग मैथमेटिक्स होता है। और बीएससी और एमएससी आपकी मैथमेटिक्स से है तो आप एलिजिबल हो। बीएससी एमएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री, दोनों में से आपने अगर फिजिक्स को 3 साल पढ़ा है या केमिस्ट्री को बीएससी में 3 साल पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने मास्टर कर लिया उसी में से तभी भी आप एलिजिबल हैं। बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और बी या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी ब्रांचेस होती हैं, चाहे वो ईसी हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, चाहे ईईसी हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो वो सभी यहां पर एलिजिबल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। वो सभी सब ब्रांचेस जिसको कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी एफिलिएटेड ब्रांचेस होंगी वो सभी आपकी यहां एलिजिबल हैं। तो 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अब क्लियर होना चाहिए। डिप्लोमा कहीं भी एलिजिबल यहां नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल कोर्स एलिजिबल नहीं है, इसका कोई यहां जिक्र नहीं किया गया। यह बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एक प्रकार के डिग्री होती हैं, डिप्लोमा होती हैं, वो कोई डिग्री नहीं होती है। ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, उसे एज ए ग्रेजुएशन डिग्री नहीं माना जाता है, यह ध्यान रखिएगा। अब यहां पर थर्ड में आपके आते हैं, ये पॉइंट दिया गया है कि बोनस 30 मार्क्स विल बी एडेड टू द फाइनल मेरिट ऑफ ए कैंडिडेट प्रोसेसिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन अंडर प्रायोरिटी 1 फॉर हवलदार आईटी साइबर के लिए। अगर उसके पास ये डिग्री है, इनमें से डिग्री है उसके पास, तो उसको 30 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा फाइनल जब मेरिट आपकी बनेगी। फाइनल मेरिट जो बनेगी उसमें आपका ये पेपर जो हम देखते हैं यहां पर, पेपर 1 जो आपका होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीईई जो होगा, उसके बेसिस पर, और आपका इंटरव्यू और स्किल एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट दोनों के बेसिस पर आपका बनेगा। फिजिकल टेस्ट के बेसिस का स्कोर नहीं जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए आगे हम बात करते हैं, कुछ मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग हैं। जैसे वेस्टर्न हिमालयंस में वह 162 होना चाहिए, वेट 48, और सीना जो आपका 77 का होना चाहिए। ईस्टर्न हिमालयंस में 160, 48, 77 होना चाहिए। वेस्टर्न प्लेन में 162। तो आप देख रहे हो यहां पर पूरा का पूरा हाइट 160 और 62 के पास है, सिर्फ 116 ईस्टर्न हिमालयन में है, जो ईस्टर्न हिमालयन के पार्ट है वहां पे। और वेट भी आपका 48 और 50 का है, और सीना 77 का मांगा है आपसे। गोरखा और लद्दाखी रीजन जो है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वाला, अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप ग्रुप इंक्लूडिंग
सेटलर्स, इनमें आपके हाइट्स आपके अलग अलग दिए हैं, तो 157, 157, 155, 165 यहां पर दिया है, इन लोगों की हाइट, वेट दिया है, और सीना ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। उसके बाद से यहां पर अगर हम बात किया जाए तो ये आपका हो गया आपके उसका। अब पेपर पैटर्न्स पे आ जाते हैं कि भाई पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। अगर थोड़ा सा हम इस पे गौर करें तो पेपर के पैटर्न पे बात किया जाए तो एग्जाम पैटर्न में पेपर 1 होगा आपका, पेपर 2 होगा, 2 पेपर होंगे रिटन टेस्ट में। एक जो 50 क्वेश्चन इसके होंगे, मतलब 50 मैक्सिमम 50 मार्क्स बोला है, टोटल 50 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। यहां पर आपके निगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 घंटे का पहला पेपर होगा। जो पेपर 1 है वो पहला 1 घंटे का होगा। पेपर 2 जो होगा वो 100 नंबर का होगा, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर रिस्पेक्टिव ट्रेड, जो भी ट्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग 100 नंबर का होगा, 1 मार्क का होगा, निगेटिव नहीं है, 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल 3 घंटे का पेपर आपका ये कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें। 2 पेपर आर फॉलो, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड होंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको जरूरी है, इट विल मैंडेटरी दैट कैंडिडेट ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2, पासिंग इन बोथ पेपर कंपलसरी, दोनों पेपर में आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर appearing in the PFT and PMT medical examination proportionate to the vacancy available, जो वैकेंसी अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसके प्रोपोर्शंस में आगे के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा PFT, PMT और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद से आते हैं यहां पर बोला है कि पासिंग इन द ऑनलाइन एग्जाम डज नॉट गारंटी द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर अपीयरिंग इन द रिक्रूटमेंट रैली। ऐसा नहीं है कि आप 40% मार्क्स पा गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिक्रूटमेंट रैली, जो मतलब जहां पर पीएफटी, पीएमटी और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वहां पर आपको बुलाया जाए। मेरिट के बेसिस पर वैकेंसी के अकॉर्डिंग, वैकेंसी भी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। तो स्कोर आपको करना ये नहीं कि मात्र 40%, 40% तो बस पासिंग है, उसके ऊपर मेरिट बनेगी तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब उसी को तोड़ा गया है कि आपका जो पैटर्न है, पहले पेपर में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। फिर पेपर 2 में आपके प्रायोरिटी 1 जो आपका सिलेबस है, प्रायोरिटी 1 वाले जो पढ़ते हैं उनके लिए आईटी साइबर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मतलब कुल मिला के कहा जाए तो यहां कंप्यूटर संभाग के क्वेश्चंस आपके रहेंगे, कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के 12 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री आपकी रहेगी 12 क्वेश्चन, फिजिक्स आपका रहेगा 12 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स का जो पार्ट रहेगा वो 14 क्वेश्चन रहेगा। तो मैथमेटिक्स भी आपको ग्रेजुएशन लेवल, मतलब 12th लेवल के अप्रोक्स रहेगी इसका, अगर हम बात किया जाए, और जो आप पढ़ते हो ग्रेजुएशन लेवल में उस प्रकार की चीजें रहेंगी, लेकिन टॉपिक आपके 12th वाले रहेंगे। अब हम बात करते हैं यहां पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो यहां पर एज पार्ट द स्क्रीनिंग प्रोसेस द कैंडिडेट विल बी subject to PFT, candidate are required to qualify all physical fitness tests. Mark obtained in PFT will not be considered while finalizing the final merit. इसमें जो आपको मार्क्स मिलेगा वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा, बस ये क्वालिफाइंग होना चाहिए। 1.6 किलोमीटर रन करना है आपको 6 मिनट 20 सेकेंड में। आपको पुलअप बीम खींचना है, 6 पुलअप मारना है, जिगजैग बैलेंस करना है, पास होना है, 9 फीट डिच करना है, मस्ट पास होना है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद से आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा। जब आप ये पास कर लोगे, पीएफटी टेस्ट पास कर लो, फिटनेस टेस्ट पास कर लोगे, तो फिर आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में कहा जाता है कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट इज फॉर सिलेक्शन फॉर कैंडिडेट हु कैन अडॉप्ट टू द एनवायरमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड आर एबल टू अडॉप्ट टू द चैलेंजेस ऑफ मिलिट्री लाइफ। मतलब कुछ आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मिलिट्री लाइफ के अकॉर्डिंग, कि आप मिलिट्री में आपको सिलेक्शन लिया जाता है, ऐसे आपको ये पोस्ट दी जाती है, तो उसमें आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में ये पूछा जाएगा कि ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं जब आप जाते हो, तो फिर आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। तो पीएफटी करने के बाद आपकी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगी। अब इसमें जब आप पास होगे, क्वालिफाई होगे, यहां पर लिखा है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोज कैंडिडेट हु डू नॉट क्वालिफाई द एडेप्टेबिलिटी टेस्ट विल नॉट एबल टू अलाउ फर्दर पार्टिसिपेशन। फिर वो आगे नहीं बढ़ोगे। तो एडेप्टेबिलिटी में आपको जैसा सिचुएशंस बताया जाएगा, जैसे डिस्कशन वहां पर कराया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना पड़ेगा। सपोज करो कि एसएसबी टाइप का चीजें होंगी यहां पर। ठीक है,
अब मेडिकल एग्जामिनेशन की बात किया जाए, कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड पीएमटी विल बी सब्जेक्ट टू डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिक्रूटिंग मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल स्पेशलिस्ट के सामने आपका मेडिकल टेस्ट होगा। फिर लास्ट आपका जो सेक्शन होगा वो होगा इंटरव्यू का। अब देखो इंटरव्यू भी लिया जा रहा है। अब इंटरव्यू क्या है भैया, जो लोग पास करके आओगे सभी चीजें, रिटर्न भी आपका हो गया, आपने फिजिकल भी कर लिया, एडेप्टेबिलिटी भी टेस्ट हो गया, मेडिकल टेस्ट भी हो गया, तो अब आपको बोला गया है कि वैकेंसी के प्रोपोर्शंस में कैंडिडेट हु क्वालिफाई फेज 2 फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू एट एईसी ट्रेनिंग कॉलेज सेंटर एमपी। एमपी में एक ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज है, वहां पे आपका इंटरव्यू या एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके लिए वैकेंसी के प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फेज 2 अगर आपने सब क्वालिफाई कर लिया है। कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल एंड रोल नंबर विल बी अपलोडेड इन द ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। ये ध्यान रखिएगा अपना ईमेल और चीजें अच्छे से भरिएगा, दूसरे साइबर कैफे वाले का ईमेल मत डालिएगा, ठीक है, ताकि आपको समय समय पर वो जानकारी ईमेल्स के थ्रू जो भी आगे प्रोसेस होगा वो मिलता रहेगा। कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट एसी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर एमपी, डेट एंड टाइम जो भी आपको दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए उस दिन आपको आना जरूरी है। वहां पर आपको जनरल नॉलेज, सब्जेक्ट से रिलेटेड और कुछ एप्टीट्यूड बेसिस पर आपका आर्म फोर्सेस पर कुछ आपका टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, सवाल किए जाएंगे, आप जो जवाब दोगे यहां से आपको मार्क्स मिलेगा। इंटरव्यू का, एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट का कुछ मार्क्स आपको मिलेगा और वो मार्क्स आपको फाइनल मेरिट में जोड़ी जाएगी। अब आपको कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर क्या आएगा? फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी किसके बेसिस पर होगी? रिटन एग्जामिनेशन पेपर 1 एंड पेपर 2 और जो आपने इंटरव्यू में मार्क्स हासिल किया होगा, जो मेडिकल है, आपका फिटनेस है और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है, उसका मार्क्स नहीं है, वो बस क्वालिफाइंग नेचर है, पास करना जरूरी है। तो उसके बिहाफ पर आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। फिर आपके एक जो होगी 19 वीक की ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, फिर 30 वीक की ट्रेनिंग होगी। एक जनरल ट्रेनिंग होगी, एक एडवांस ट्रेनिंग आपको होती है, उसके बाद से आपको जहां पोस्ट करना होगा पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये तो आपके इससे रिलेटेड रही। अब फोटोग्राफ से ध्यान देना, कुछ भी फोटोग्राफ मत अपलोड कर देना। साफ साफ बोला है कि फोटोग्राफ आपका कैसा होना चाहिए, फोटोग्राफ मस्ट विद अ प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव। ऐसे दाढ़ी बना के आप लोग फोटो मत अपलोड कर देना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे। तो फोटो आपको ये ध्यान देने वाली बात थी, इसलिए मैं यहां पर लिया हूं। पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और सिख के अलावा एक्सेप्ट सिख जो लोग होंगे, बाकी लोग क्लीन शेव में रहेंगे, प्रॉपर हेयर कट रहेगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद से हम आते हैं पेपर सिलेबस पर। सीधे सीधे हम सिलेबस पर बात करते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले जनरल नॉलेज का सिलेबस बात करें तो यहां पर आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना, एब्रीवेशन आपके हो गए, स्पोर्ट्स, अवार्ड, प्राइज जो भी करेंट में होंगे उनको आपको अच्छे से देखना है। टर्मोलॉजी, इंडियन आर्म फोर्स से रिलेटेड जो भी न्यूज रहेगा, चाहे जो भी टर्म्स यूज होते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट हो गया, मेजर हो गया, इन सब चीजों के बारे में भी पूछ सकता है, इनका एब्रीवेशन पूछ सकता है। कॉन्टिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट पूछ सकता है, इन्वेंशन, डिस्कवरी पूछेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब पॉलिटी से आपके सवाल रहेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थानें हैं, जैसे यूएनओ हो गया, ये सब चीजें हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब चीजों से होगा। ऑथर्स हो गया, बुक हो गया। नॉलेज एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैव बीन हैपन इन इंडिया एंड वर्ल्ड, जो मेन करेंट इवेंट्स हैं वर्ल्ड और इंडिया लेवल पे, उनको रिसेंट ईयर बोला ना, करेंट जिस साल में ये भर्ती आई है उस साल की आपके इवेंट्स, करेंट इवेंट्स आपके इंडिया या वर्ल्ड के आपके पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके जनरल नॉलेज। पहला पेपर जो होगा, जो 50 क्वेश्चन वाला, उसमें ये नहीं बताया कि इससे कितने क्वेश्चन होंगे। 50 में आपके जनरल नॉलेज भी है, इसी में आपको इंग्लिश का भी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया है। अब यहां पर आते हैं तो कंप्रीहेंशन रहेगा आपका, पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल्स, वर्ब, टेंस, पूरा, प्रेजेंट, पास्ट, सब कुछ खोल के रख दिया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब आपको सेंटेंस बनाने का क्या, कैसा सेंटेंस है आपका, सिंपल है, कंपोजिट सेंटेंस है, इस प्रकार की चीजें जो होती हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में यहां देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यूज फ्रेजेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, वॉइस, वॉइस से भी क्वेश्चन,
मतलब पूरा ग्रामर आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर यहां आपके वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, इडियम एंड फ्रेजेस के, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो ये वोकेबुलरी वाला पार्ट हो गया। तो अच्छा खासा आप देख रहे हो कि अगर 50 का वेटेज है तो हो सकता है इसमें भी 10 से 12 क्वेश्चंस आपके जीएस के हों, 10 से 12 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के हों। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि 12 क्वेश्चन इसका भी हो सकता है, 12 क्वेश्चन इसका भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, हम एक बता रहे हैं। अब उसके बाद मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया, रीजनिंग का सिलेबस इन्होंने नहीं दिया। तो अब भाई हम बात करें कि यहाँ अलजेब्रा, मैथमेटिक्स भी और जनरल जो हम तैयारी करते हैं कंपटीशन एग्जाम की, वो मैथमेटिक्स नहीं है, आपकी हटके है, एडवांस है। अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स क्लास 12 वाली है, आप देख रहे हो। एनालिटिकल ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, यहीं पर आपका जो जनरल मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो अर्थमेटिक ऑपरेशंस वाले, वही यहां पर आएगा। बाकी सब आपके मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये सब आपके 12th लेवल के क्या है, ये टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से मान लो 12 बार 24 बात, यहां 36 हो गया। अब रीजनिंग का एक पार्ट दिया है, लेकिन रीजनिंग के सिलेबस को ओपन नहीं किया है, तो हो सकता है कि या तो इसी में मिक्स करके पूछ ले, तो ओवरऑल 50 क्वेश्चन पूछेगा, तो एक सिंपल वेटेज आप लेके चल सकते हैं। फिर जो आपके 50 क्वेश्चंस पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है, पेपर 2 में आएंगे तो यहां 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन जो होगा वो आपके कंप्यूटर का, वो प्योरली कंप्यूटर और बेस्ट कंप्यूटर होगा, ऐसा नहीं छोटा मोटा। देखो सबसे पहला प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अब देखो एक पढ़ोगे ना तो कई सारे आपके ऑटोमेटिक यहां से चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना, उसके बाद से फंक्शंस क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपसे पूछता है। ऑपरेटर क्या होगा, लूप्स क्या होगा, डेटा टाइप्स क्या होता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, ये सब जो डेटा टाइप्स होते हैं, एरे, ये सब बेसिकली एक फंडामेंटल, इससे यहां से आप पढ़ोगे। फंक्शन क्या होता है, रिकर्सन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, लूप्स कितने होते हैं, फॉर लूप जो होते हैं, इफ होता है, डू वाइल लूप होता है, वाइल लूप होता है, तो ये सब हम बेसिकली यहां पर पढ़ते हैं। बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, उसकी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यहां अब ये नहीं बोला कि किसका, ये सभी का, ये हो सकता है सी लैंग्वेज या C++ या जावा, आप कोई भी अगर लैंग्वेज पढ़ते हो ना, तो ऑलमोस्ट उसमें सबसे ज्यादा आपको C या C++ के ही फंडामेंटल हमें जानने होते हैं। सभी लैंग्वेजेस में एक ही जैसा होता है, कुछ अलग नहीं होता। अब उसके बाद से डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम में आ जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम एक से रिलेटेड है। डेटा स्ट्रक्चर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि एरे क्या होता है, स्टैक क्या होता है, ठीक है, यहां पर हम पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे। क्यू क्या होता है, क्यू में भी कितने सर्कुलर क्यू होता है, ठीक है, प्रायोरिटी बेस्ड क्यू होते हैं, तो स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट पढ़ते हैं। तो यहां भी आपको थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं पूछेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग पूछेगा ना तो पेपर बहुत लंबा होगा। ऑनलाइन एग्जाम में प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बहुत कम चांसेस होते हैं, आपसे फैक्ट बेसिस पर प्रोग्रामिंग पूछेगा कि लिंक लिस्ट है तो उसमें जो नोड होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस कहां पे होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जैसे स्टैक और क्यू का कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, लिफो किस कॉन्सेप्ट पे है, फीफो कौन है, तो इन सब चीजों पे। ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिदम, अब उसमें भी बता दिया एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, बोल दिया कि क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये सभी चीजें यहां पर पूछी जाएंगी। ऑलरेडी मैं ये सब बिहार में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आती है, उसमें भी मैंने ये सब पढ़ाया है, तो उसके लिए जो आपके देख सकते हो बहुत सारे एमसीक्यूज भी कराया है। तो उसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे उसमें मैंने पढ़ाया है ना, करवाया है, सेम उसी प्रकार से आएगा। थोड़ा सा उससे डीप है सिलेबस, उसमें यह सब दिया नहीं था, तभी भी मैंने पढ़ा दिया। अब यहां आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ओप्स कॉन्सेप्ट कहां यूज होता है, C++ में यूज होता है, जावा में यूज होता है, तो जितने एडवांस है तो वहां पर। तो ये चीज जब हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ेंगे ना, तो हम किसी को बेस मान के पढ़ेंगे, या तो हम C++ को पढ़ा दें, तो C++ को बेस मान के पढ़ाएंगे तो ऑलरेडी C के सभी फंडामेंटल और C++ के सभी फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। तो ये भी इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, कितने प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं,
एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सब फीचर, इसकी कुछ प्रोग्रामिंग भी मैं करा दूंगा। ऑलरेडी बिहार में मैंने C++ पढ़ाया है, उसका जाके जिसको अभी नहीं विश्वास हो रहा होगा मेरे पर, तो बहुत ही मतलब एक कहा जाए ऐसा कि आपको कुछ भी ना पता हो, उस लेवल से मैंने C++ का ये ऑब्जेक्ट उप्स कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है। आप जाके देख सकते हो, ये पूरा फंडामेंटल ये और ये एक ही टॉपिक मान सकते हो। फाइल हैंडलिंग भी इसी में आता है C++, लेकिन हमें फाइल हैंडलिंग उसका नहीं, जनरल फाइल हैंडलिंग पढ़ना है कि फाइल्स के ऑपरेशंस पढ़ने हैं, रीड राइट, फाइल पार्सिंग पढ़ना है, उसमें CSV XML ये सब पढ़ना है। फिर डेटाबेस की प्रोग्रामिंग पढ़नी है, और डेटाबेस में प्रोग्रामिंग में भी हमें सिर्फ एक ही डेटाबेस को ज्यादातर पढ़ना है, वो है SQL की क्वेरी। SQL क्वेरी में जितने भी क्वेरीज होते हैं, इनसे यही पूछेगा कि सेलेक्ट क्वेरी का काम क्या होता है, डिलीट का क्या काम होता है, ज्वाइन का काम यूनियन का काम क्या होता है। तो ये सब ज्वाइन, इंसर्ट, डेटाबेस कनेक्शन पूछेगा, SQL नॉन SQL, SQL किस प्रकार का है, नॉन SQL किसका, मतलब रिलेशनल डेटाबेस है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस जिसको बोलते हैं, वो हमें पढ़ना है। फिर डेटाबेस की सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिसे हम साइबर सिक्योरिटी जब हम पढ़ते हैं तो वहीं पर SQL इंजेक्शन हम बताते हैं। क्या होता है कि किसी SQL इंजेक्शन का मतलब हो गया किसी डेटाबेस में कोई थ्रेट्स आ जाना, ठीक है, SQL का कोई एक कोड डाल देना, उसमें उसकी डेटाबेस को दिक्कत देने लगे तो उसको कहते हैं इंजेक्ट करना। फिर हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे आएंगे, ये थोड़ा नया है, पाइथन और बेस पढ़ना है, लेकिन बस आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसकी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़नी है हमको, इसके कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट 5 क्लास में खत्म हो जाएगा पाइथन के। क्यों खत्म हो जाएगा, जब हम ये फंडामेंटल पढ़ेंगे ना तो आधी चीजें तो हमारे पाइथन के यहीं पर क्लियर हो जाएंगे, बस उसके स्ट्रक्चर अलग रहेंगे। फिर हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। अब इसमें हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये एक ही जैसे होते हैं, ये तीनों आपके, ये आपके स्टाइल के लिए होता है, HTML वेब पेज को डिजाइन करने के लिए होता है। तो HTML से आपके कॉमन से टैग जो होते हैं ना खासकर, तो इनके टैग और इनके भी कुछ कमांड बोल सकते हो, इनके कुछ कमांड हो गए, और छोटा मोटा बहुत हुआ तो प्रोग्रामिंग पूछ ले, तो वो चीजें, मतलब यहां से भी कॉन्सेप्ट बेसिस के ही क्वेश्चंस आपके डिजाइन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। वेब सिक्योरिटी, API बेस्ड। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको जनरल है, हर जगह पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें डीप पढ़ना है। जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो पढ़ना है, लेकिन इसने बोल दिया कि हमको प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ना है, मतलब प्रोसेस कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, रेडी क्यू से, जैसे आपका होता है ना कि रेडी क्यू से एग्जीक्यूशन क्यू में जाना, फिर टर्मिनेट होना, इन सब, उसके बीच में सस्पेंडेड स्टेट आना, कोई VVIP प्रोसेस आ गया तो इंटरप्ट जनरेट होता है तो उसको हैंडल करना। फिर हम मेमोरी मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं कि पेजिंग क्या है, स्वैपिंग क्या है, फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये सब ही पढ़ना है हमको। देखोगे मेमोरी मैनेजमेंट आ गया तो मेमोरी मैनेजमेंट में हमें वो सब पढ़ना है। प्रोसेस मैनेजमेंट में हम प्रोसेस कैसे मैनेज करेंगे, कई सारे एल्गोरिदम होते हैं, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, फर्स्ट जॉब फॉर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, तो बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं, तो मेन उसमें पढ़ना है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, तो सिस्टम कॉल्स बेसिकली ऐसे होते हैं कि कुछ कमांड होते हैं, सिस्टम कॉल बेसिकली कमांड तौर पे होता है, तो कहा जाता है अगर फाइल को रीड करना हो तो कौन सा सिस्टम कॉल जनरेट होगा, तो वो चीजें हैं। ऑपरेटिंग सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, ऑथेंटिकेशन, मालवेयर डिटेक्शन, मतलब ये सिस्टम सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को यहां पर डिस्कस किया जाएगा। फिर पूरा का पूरा साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है। साइबर सिक्योरिटी में कि किस प्रकार के साइबर सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी, फायरवॉल्स क्या होता है, असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, एथिकल हैकिंग क्या होती है, मतलब जिसको व्हाइट हैट हैकर्स बोलते हैं, पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग क्या होती है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, मालवेयर या थ्रेड डिटेक्शंस कैसे हम यूज करते हैं, मालवेयर थ्रेड में जैसे वायरस हो गया, इन सभी को, इनके डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, तो इसमें भी कुछ नया है और कुछ चीजें जनरल है, ठीक है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे। नेटवर्क में भी देखो सबसे पहले स्टार्टिंग ही OSI और TCP/IP मॉडल से किया है कि हमको मॉडल्स पढ़ना है। एक आपका OSI मॉडल जो आपके थ्योरेटिकल मॉडल है, और जो TCP/IP मॉडल है आपका इंप्लीमेंटेशन है। राउटिंग पढ़ेंगे कि कैसे हम बेस्ट पाथ हम बनाते हैं कि डेटा को जा सके बेसिकली। फिर स्विचिंग पढ़ेंगे, जो स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, है ना, ये ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि इंटरनेट कम्युनिकेशन
किस स्विचिंग टेक्निक पर इस्तेमाल होता है, कौन सा यूज करता है, पैकेट स्विचिंग होती है, सर्किट स्विचिंग होती है, मैसेज स्विचिंग होती है, तो यहां पर इसे पढ़ते हैं। फिर हम एड्रेसिंग पढ़ते हैं, आईपी एड्रेसिंग में क्लास जो आपके आईपी 32 बिट्स हैं तो उसके क्लास ऑफ आईपी एड्रेस पढ़ते हैं कि जो ए बी सी डी ई आपकी क्लासेस हैं उनमें हम होस्ट कितने होंगे, नंबर ऑफ जो है आपके नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं, उनकी आईडीज निकालना होता है, न्यूमेरिकल्स उसके बेस पर बनते हैं, छोटे मोटे और कॉन्सेप्ट बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, फायरवॉल, वीपीएन, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर साइबर क्राइम और लॉ, जब साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे ना उसी समय हम साइबर लॉ भी पढ़ेंगे, इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी जब भी कोई खतरे के बारे में बताऊं, मान लो हैकिंग के बता रहा हूं, तो हैकिंग का दुरुपयोग करना, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, तो उसके लिए अगर कोई ऐसा काम करता है तो सजा क्या है आपके आईटी एक्ट 2000 के तहत, कौन से सेक्शन के तहत, तो वो सब चीजें हम उसी के साथ कर लेंगे, तो ये भी उसी का पार्ट है, अलग अलग हम नहीं लेंगे। और जो ये जीडीपीआर है ना, ये बेसिकली हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे आईटी सिक्योरिटी की बात करता है। मशीन लर्निंग और एआई, इसमें भी हमें जनरल चीजें ही पढ़ना है, वैसे इसकी फील्ड बहुत बड़ी है, हमें सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क जिसको डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट आता है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मतलब जो आजकल यूज हो रहा है, खासकर पहले से ही मशीनें प्रिडिक्ट कर लेती हैं डेटा के अकॉर्डिंग कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग एक नया पार्ट है, लेकिन इसमें भी हमें कुछ जनरल चीजें ही पढ़नी है, जैसे एल्गोरिदम में क्वांटम में हमें शोर और ग्रोवर्स के एल्गोरिदम ही पढ़ना है, क्योंकि यहां पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम ट्रेडिशनल हमारा जो कंप्यूटर है वो बिट्स पे काम करता है और हमारा जो क्वांटम है वो क्यूबिट्स पे काम करता है। वो कहां 0 और 1 दो स्टेट होता है, लेकिन यहां पर एक ही स्टेट में दोनों हो सकते हैं, सुपर इंपोजिशन पे काम करता है क्वांटम फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं ना, उसी के फिलॉसफी पर ये बेसिकली वर्क करता है। ये नए जनरेशन जो आ रहे हैं कंप्यूटर, उसके लिए डेवलप हो रहा है, सबसे फास्ट स्पीड कैलकुलेशन है, कुछ ऐसे कैलकुलेशन ये कर डालेगा जो आपका ट्रेडिशनल कंप्यूटर 30 सालों में या 300 सालों में भी नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आता है जिसमें हम सर्किट थ्योरी थोड़ा सा पढ़ेंगे, नेटवर्क एनालिसिस, इसमें आपका सब कुछ जो सर्किट थ्योरी है, जो आपके किरचॉफ लॉ से रिलेटेड है, कई सारे सर्किट हैं, उनके बारे में बेसिकली यहां पर पढ़ेंगे। नेटवर्क थ्योरम, ये आपके जब वो मेनली आप जब बीटेक बीसीए बीटेक वालों को ये पढ़ाया जाता है, किसी भी ब्रांच के होंगे, तो बेसिक सर्किट थ्योरी जो ऑलरेडी आपके 11-12 के बेस फंडामेंटल पे ही होंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपको पढ़ाया जाएगा, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये सब चीजों के बारे में, उनका वर्क क्या है, कॉन्सेप्ट बेसिस पर क्वेश्चंस बनेगा, बहुत डीप तो बढ़ेगा नहीं, पूरी इंजीनियरिंग तो पूछेगा नहीं यहाँ पर, तो सिंपल सा है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है तो उसमें आपसे फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सब पूछ सकता है, जनरल डायोड का कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, वोल्टेज रेगुलेटर का कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, तो ये सब चीजें मतलब एक कॉमन सा क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो बनेंगे यहां से। फिर माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, ये तो एक लिख दिया गया और हम लोगों ने इसको पूरा का पूरा एक सेमेस्टर पढ़ा था। आप बताओ, एक सेमेस्टर पढ़ने का समय है नहीं ना, तो ये माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। अब ये तो बताना है कि 8085 पढ़ना है या 8086 पढ़ना है हमको, तो हम उसी के बिहाफ पर कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर, RISC CISC प्रोसेसर का कैसे जन्म हुआ, क्या क्या चीजें हैं, कैसे इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं, एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं, बेसिक एड्रेसिंग मोड जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, वो सब चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग अगले टर्म में आपका जो आएगा, कंप्यूटर संभाग खत्म हो गया, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आपका जनरल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एसपी से रिलेटेड पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड उसके एप्लीकेशन पढ़ना। ऑर्गेनिक में आपको पूरा हाइड्रोकार्बन्स और फंक्शनल ग्रुप जितने हैं सब, वो और COH का सबका पढ़ना है। फिर फिजिक्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वेव एंड ऑप्टिक्स, थर्मल, पूरा 12th वाली फिजिक्स आपको, सिस्टम एप्लीकेशन, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़नी है, वो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो ये थ्योरी तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में इंटीग्रल कैलकुलेशन, देखो अब यही मैथमेटिक्स जब इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हो, सेम चीज उसमें भी था,
फिर मैट्रिक्सेस, लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ अलग है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, 2 वेरिएबल्स वाले, ठीक है। फिर वेक्टर्स पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी, बुलियन अलजेब्रा, ये कंप्यूटर का पार्ट है, इसको मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, बाकी मैथ्स वाले टीचर्स आपको आलोक सर पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। बाकी चीजें तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका है, तो यहाँ बुलियन वाला ये जो आपका हम पढ़ते हैं वो चीजें यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। और यहीं पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखोगे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन से यहां पर सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसको पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, डेटा स्ट्रक्चर तो आपने यहां पढ़ ही लिया। यहां पर आप देखो ना, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट ही आपका है डेटा स्ट्रक्चर। सी प्रोग्रामिंग जब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आपको, ये वाला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, तो वहीं पे कवर हो जाएगा। तो वहां पे यही बात है कि टॉपिक ये इधर उधर दिया है, लेकिन आपके एग्जाम और उसको देखते हुए कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो यहां पर एक देने को तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन हमें समझना है कि इसमें जो पेपर आएगा वो कोई न्यूमेरिकल बेस्ड या ऑनलाइन पेपर है, तो इतने बड़े बड़े प्रोग्रामिंग नहीं पूछेगा, हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करना है। तो बाकी मैंने आपको पूरा डिटेलिंग कर दिया साइबर का। ऐसे ही आपको अलग अलग जो आपके पोस्ट आए हैं इसमें, उसको अलग अलग तरीके से आपको बता दिया जाएगा। जिन्हें भी इस बैच से जुड़ना है, आप परीक्षा प्लस एप्लीकेशंस पे जाइएगा, वहां पर 70% ऑफ चल रहा है। ये बैच आपका मंडे से, नेक्स्ट मंडे से, अगर डेमो क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पर। कल पर मैं कंप्यूटर का, क्वांटम कंप्यूटर का पार्ट ही लेकर आपको पढ़ाऊंगा। डेमो आपका कल स्टार्ट हो जाएगा, 1499 का है, बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, जैसे ही क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पे स्टार्ट होगी प्राइस इसकी बढ़ जाएगी। जिन्हें जो भी इच्छुक हैं, बहुत जबरदस्त जॉब है, आप एडमिशन ले सकते हैं और क्लासेस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएंगी। कंप्यूटर की ऑलरेडी कई सारे मैंने प्रोग्रामिंग, एडवांस, बेसिक सब कुछ पढ़ा रखा है, आप एडवांस के भी जाके देख सकते हैं कि मैं किस तरह पढ़ाता हूं। एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा उसे भी सब समझ में आ जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें।